स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता और आज जो टॉपिक मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 का। इस चैप्टर का हेडिंग है इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। जो चेंजेस 1000 ईयर्स में हुआ है उसको हम किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं और उससे हम क्या समझ सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। ये ऊपर में मैप 1 दिया है और नेक्स्ट पेज में मैप 2 दिया है। मैप 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi। Al-Idrisi ने ये मैप 1 बनाया था। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरे बड़े से मैप में से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में इन्होंने एक सेक्शन दिखाया है। और जो मैप 2 है ये बनाया गया है 1720s में। ये है आपका मैप 2 जो 1720s में बनाया गया है और इसको बनाने वाले हैं एक फ्रेंच कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर एक पर्सन है जो कि मैप बनाता है। The two maps are quite different even though they are of same area। ये दोनों सेम एरिया के होने के बावजूद भी इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन Al-Idrisi मैप जो मैप 1 है, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज वेयर इन द आइलैंड एट द टॉप। श्रीलंका को इन्होंने ऊपर में टॉप में दिखाया है और जहां पे हम नॉर्थ इंडिया समझते हैं वहां पे इन्होंने साउथ इंडिया बनाया है। द प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। जो प्लेसेस के नेम्स है वो अरेबिक अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है। एंड देयर आर समवेयर नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज क्वानौज। जो कनौज है उसको क्वानौज के नाम से लिखा गया है क्योंकि वो अरबिक लैंग्वेज में है, तो थोड़ा सा चेंजेस होता है। फिर है मैप 2 was made nearly 600 years after मैप 1। तो 600 साल के बाद जब मैप 2 बना तो इस पीरियड में जो सब कॉन्टिनेंट का चेंजेस था वो भी हो गया है और इतने दिनों में जो नॉलेज था वो भी चेंज हुआ। पहले नॉलेज कम था, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता गया। तो मैप का डायग्राम, मैप का लोकेशन, मैप में कौन कहाँ पे है ये भी ज्यादा सुलझने लगा और अच्छे से नया मैप बन गया जो 600 साल बाद बना। This map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages। ये जो सेकंड मैप है जो 600 साल के बाद बना है इसमें कोस्टल एरियाज बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है और इसको यूज किया जाता था यूरोपियन सेलर्स जब वो अपने नाव में निकलते थे तब ये मैप को यूज करते थे। क्योंकि कोस्टल एरियाज में ये मूव करते थे इसीलिए जो कोस्टल एरिया है वो ज्यादा फोकस में था और इंटीरियर एरियाज उतने फोकस में नहीं थे। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods। ये भी important है कि जो कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफर कौन था? जो कि मैप बनाता है। तो कार्टोग्राफर का जो टेक्निक्स था वो भी बहुत चेंजेस था दोनों पीरियड में, 600 साल पहले और 600 साल के बाद। ये जो थिंकिंग था, जो एक्सप्लेनेशंस था या टेक्निक यूज करते थे ये भी चेंज हो चुका था। इवन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट। They have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। तो हिस्टोरियंस क्या करते थे? पुराने डॉक्यूमेंट्स को रीड करते थे, मैप को देखते थे, जो लिखावट उनको मिली थी उन सब को पढ़ के हिस्ट्री का कंटेस्ट पढ़ के फिर ये फ्यूचर में मैप बनाना स्टार्ट। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। कौन से टर्मिनोलॉजीज है? If the context
in which information is produced changes with time, what about language and meanings? अगर हम information change होता है time के साथ, तो क्या language और उसका मतलब भी change होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। लैंग्वेज भी धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं और वर्ड्स का मीनिंग भी जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वर्ड्स भी चेंज होने लगता है और वर्ड्स को अलग अलग जगह पे यूज करने से उसकी मीनिंग भी बदल जाती है। ऐसा हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वो बहुत सारे लैंग्वेज में होता है विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। जो वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस में बना स्टोर था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता गया। Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. जो पुराना पर्शियन था वो भी अलग है और अभी मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज जो है वो भी चेंज हो गया है। The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of the word also change over time. सिर्फ ग्रामर चेंज हुआ है या वोकैबुलरी चेंज हुआ है ऐसा नहीं है, वर्ड का मीनिंग भी धीरे धीरे चेंज होता गया है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। हिंदुस्तान वर्ड को आप देख लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। अभी हम इसको क्या समझते हैं कि ये इंडिया है। द मॉडर्न नेशन स्टेट। अभी जो नेशन है उस नेशन को हम बोलते हैं इंडिया एज अ नेशन। When the term was used in the 13th century, जब हिंदुस्तान वर्ड को 13th century में यूज किया जाता था, कौन यूज करते थे? मिनहाज आई सिराज। मिनहाज आई सिराज जब उसको यूज करते थे तब ये मिनहाज आई सिराज कौन है? ये क्रोनिकल है। हु रोट इन पर्शियन ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। जब मिनहाज ए सिराज उसको यूज करते थे तब हिंदुस्तान का मतलब था कौन सा एरिया? आज के डेट में जिसको हम बोलते हैं पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जो जमीन है वो वाला एरिया, बस उतना सा एरिया को ही हिंदुस्तान बोला जाता था। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the दिल्ली सल्तनत। ये एरिया कौन सा हो रहा था? दिल्ली सल्तनत में जितना एरिया आ रहा था उतने को मिनहाज ने क्या कहा कि ये हिंदुस्तान है। The areas included in this term shifted to the extent of the sultanate. जैसे ही सल्तनत बदलने लगा तो ये भी चेंज होने लगा। But the term never included South India. पर चेंज होते हुए भी साउथ इंडिया अभी तक इसमें अंदर नहीं आया था। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी में पहले हम पढ़ रहे थे 13th सेंचुरी, अब आ गए हम थोड़ा सा और आगे और पहुंच गए हम 16th सेंचुरी में। Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. अब बाबर का राजत्व आ गया और बाबर के राज्य में हिंदुस्तान हो गया उसके ज्योग्राफी के कारण, उसका जो अभी पूरा स्ट्रक्चर है उसका, उसमें कौन से फौना है और कैसा उसका कल्चर है। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. ये कुछ सिमिलैरिटी रखता है जैसा अमीर खुसरो ने 14th सेंचुरी में द हिंद वर्ड से समझाने की कोशिश की थी। While the area of a geographical and the cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate it with today. फिर तब भी हम जितना भी आगे का कंटेंट देखते रहे, हिंदुस्तान या इंडिया वर्ड से वो ज्योग्राफी बताने लगा, ना कि कोई भी पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग को ये समझाना चाहता था। Historians today have to be careful about the term that they use because they mean different things in the past. क्योंकि एक वर्ड के different meanings past में हुआ करता था। Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian.
अभी आज के डेट में हम फॉरेनर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया का नहीं है। और इन द मेडिवियल पीरियड में फॉरेनर क्या है, वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड say in a given village someone who was not a part of that society or culture। फॉरेनर किसको बोलते थे, जैसे गांव है, उस गांव में अगर कोई बाहर से आ गया है तो ही उसको हम फॉरेनर पहले बोलते थे, पर आज के डेट में जो इंडिया का नहीं है वो अगर इंडिया आ जाए तो उसको हम फॉरेनर बोलने लगते। तो ऐसा ही सेम टर्मिनोलॉजी को हम बार बार अलग अलग तरह से यूज करते हैं अलग अलग सेंचुरीज में। The term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian अजनबी, जैसे अजनबी हम बोलते हैं, अजनबी पर्शियन वर्ड है, और हिंदी में परदेसी किसका मतलब है, फॉरेनर का ही मतलब है। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner। जो सिटी में रहता है वहां पे अगर कोई फॉरेस्ट वाला आके रहने लग जाए तो सिटी वाले के लिए वो फॉरेस्ट वाला भी फॉरेनर है। But two peasants living in the same villages are not foreigners। अगर दोनों सेम विलेज में रहते तो वो फॉरेनर्स नहीं है to each other, एक दूसरे के लिए, इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंसान उस एरिया में रहता है वो फॉरेनर नहीं है, चाहे वो अलग रिलीजन का हो या फिर उसका कास्ट का बैकग्राउंड अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सेम रीजन में रहता है तो वो फॉरेनर नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं हिस्टोरियंस एंड इट्स सोर्सेस। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। Historians क्या यूज करते थे, पास्ट का, डिपेंडिंग किसके ऊपर, जो उन्होंने स्टडी किया है और जो नेचर में उनको मिला इन्वेस्टिगेशन के कारण। लास्ट ईयर for example, you read about the rulers of Gupta dynasties and Harshvardhan. In this book, we will read about the following thousands year from roughly 700 to 1750। तो लास्ट ईयर में हमने गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा है क्लास 6 में, और हर्षवर्धन भी पढ़ा था, और उससे आगे बढ़ते हैं जहां पे हम 700 से 1750 तक का इस साल पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historians for the period for the study of this period। आप नोटिस करेंगे कि जो सोर्स था जहां से हिस्ट्री डेवलप करने स्टार्ट किया, हमने पिछले बार पढ़ा था कि पत्तों पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता, तो वहां से एक कंटिन्यूएशन अपग्रेडेशन होता है हिस्ट्री में, कि हम पहले यहां से डाटा ले रहे थे, उसके बाद इतना 1 साल 2 साल 10 साल में इतना आगे डेवलपमेंट हुआ, अब हमको पन्नों पे डाटा मिलने लगा या बुक्स में मिलने लगा, लाइब्रेरीज में मिलने लगा, तो ये कंटिन्यूटी है। They still rely on coins, inscriptions, architectures and textual records for information। कॉइन्स पे नक्काशी रहता है, खुदाई किया रहता है, इंस्क्रिप्शंस रहता है पत्थरों पे, आर्किटेक्चर्स पे, और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशंस भी हमको धीरे धीरे मिलने लगे। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, पर बहुत सारे जगह पे डिसकंटिन्यूटी भी मिलेगी। The number and the variety of the textual records increased dramatically during this period। और धीरे धीरे जब पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस होने लगा, पन्नों का फॉर्मेशन होने लगा, पेपर्स बनने लगे, तब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी रखा जाने लगा। They slowly displaced other types of available information। तो जो पहले जब पत्थरों पे लिखा जाता था वो धीरे धीरे कम होने लगा और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स पे ज्यादा फोकस होने लगा। Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available। धीरे धीरे पेपर सस्ता भी होने लगा और ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल भी होने लगा। People used to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teaching of saints, petitions, judicial records and for registers of accounts and taxes। पेपर्स का यूज कहाँ होने लगा,
होली टेक्स्ट मतलब जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे उस पे, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स लिखने लगे, जो संत महात्मा जो टीच देते थे उसको लिखने लगे, पेटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, और जो रजिस्टर्स रहते थे जिसमें अकाउंट्स या टैक्सेस मेंटेन किया जाता था, उन सब में पन्नों का यूज होने लगा। मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर कलेक्टेड बाय वेल्दियर पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स, और इन पन्नों को जब एक साथ कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और ये मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट करके रखने वाला कौन था? जिसके पास पैसा था, क्योंकि पेपर्स को खरीदना पड़ता था। रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में जो रिलीजियस टॉक्स है तो उसका एक सेट हर वक्त टेम्पल्स में होता था। They were placed in libraries and archives. लाइब्रेरीज में रखा जाता था और आर्चिव्स क्या है? एक ऐसा जगह है जहां पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. अब जैसे एक कोई टेम्पल है, उस टेम्पल पे कुछ लिखा गया है और वो उस टेम्पल पे रह गया, तो आपको अगर पता करना है तो आपको उस टेम्पल पे जाना पड़ेगा, वहां से उनको लेना पड़ेगा और आपको वो लिखावट समझ में आनी चाहिए, तभी आप उससे कुछ सीख सकते हो। तो इसीलिए इसको यूज करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी होता था। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand. तो अगर आपको कुछ चाहिए, तब तो जेरोक्स कॉपी होती नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, तो आप उसको जेरोक्स भी नहीं कर पाते, तो आपको उससे अगर कुछ चाहिए तो आपको फिर से उसको देख देख के लिखना पड़ेगा। और जब आप लिखोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके राइटिंग के कारण पहले वाले से आपके राइटिंग पे दूसरा ही कुछ चेंजेस हो जाए या छोटा मोटा चेंजेस हो जाए। ऑन का एन हो सकता है, ऐसा लिखावट में अगर समझ में नहीं आया तो आपने ऑन को एन पढ़ा और एन लिख दिया, तो ऐसा आप चेंजेस हो सकता है। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू कुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। आप जब किसी फ्रेंड्स के कॉपी से अपना लिखने जाते हो तो आपको लगता है कि अरे इसने क्या हैंडराइटिंग है, ये हैंडराइटिंग हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह से जो पहले लिखा होगा अगर उसकी हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है तो उससे आप जब लिखना जाते हो तो आपके में भी आपको जैसा समझ में आता है आप वैसा कॉपी कर लेते हैं। तो धीरे धीरे ओरिजिनल और डुप्लीकेट जो आपने बनाया है उन दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होने लगते हैं। Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. आप अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप गेस कर लेते हो कि ठीक है ऑन लिखा होगा या फिर एन लिखा होगा। As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. आपके कॉपी और आपके फ्रेंड के कॉपी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीइंग इज समवॉट सिमिलर। मैन्युस्क्रिप्ट को जब हम कॉपी करते हैं वो भी इसी तरह से सिमिलर है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर, अ सेंटेंस देयर। अगर हियर का देयर हो जाए तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो जाएगा और इससे काफी मीनिंग में भी चेंजेस हो जाएगा। These smaller differences grew over centuries of copies until manuscript of same text become substantially different from one another. जब तक मैन्युस्क्रिप्ट अलग नहीं हुआ या उसको कॉपी करने का नया टेक्निक नहीं मिला तब तक ऐसे ही लिखते गए और लिखने में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता गया और ओरिजिनल और अभी तक का बहुत चेंजेस हो चुका है। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, उसमें ओरिजिनल प्रिंटिंग ईयर लिखा होगा और फिर रीप्रिंट्स लिखा होगा। तो ओरिजिनल बुक और अभी आप जो बुक पढ़ रहे हैं इन दोनों को अगर आप मैच करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस है। हालांकि ये प्रिंटेड ही है पर फिर भी आपको ओरिजिनल बुक्स में से अभी के बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड मिलेंगे, बहुत सारे टेक्स्ट डिलीटेड मिलेंगे। तो इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट चेंज होते जाता है। This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. हमको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मिल ही नहीं पाता है।
Today we are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript version at the same text to guess what the author has originally written. अगर ओरिजिनल राइटअप आपको अभी नहीं मिल रहा है तो आप अभी जो पढ़ रहे हैं आप उसी को लेके समझेंगे कि ओरिजिनली क्या लिखा हुआ होगा. On occasion, authors revised their chronicles at different times. जो author है वो भी अपने write-up को revise करते हैं. The 14th century chronicle, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356. 1356 में उन्होंने खुद एक लिखा और उसके 2 साल बाद फिर से उन्होंने उसी आर्टिकल को रीराइट किया. The two different from each other, but historians did not know about the existence of the first version. एक ही ऑथर ने दोनों लिखा है पर फर्स्ट वाला जो है वो हिस्टोरियंस आज के डेट पे वो मिसिंग है और सेकंड वाला ही एज अ इम्पोर्टेंट मैटर रह गया है. पर दोनों में खुद ही लिखने के बावजूद भी उनके में बहुत सारे चेंजेस था. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960. फिर 1960 में जाके वो पहला वर्जन मिला. It remained lost in large library collection. तो यहाँ तक हमने चैप्टर रीड किया है. अब इसको थोड़ा सा हम समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स. उसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है. उसमें लिखा है कि 700 से 1750 एडी के बीच में इंडिया में बहुत ज्यादा चेंजेस देखा गया है और इस चेंजेस में इंक्लूड होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल. साथ ही साथ हिस्टोरियंस ने ये चेंजेस को हिस्टोरिकल सोर्सेस से ही कंफर्म किया है. उसी में एक पार्ट में लिखा है, देखिए आप ब्लू कलर का बॉक्स बना होगा, उसमें मैप 1 और मैप 2 के बारे में पूछा है कि क्या मैप 2 का भी इंटीरियर उतना ही डिटेल्ड है जितना मैप 1 का है या उस मैप 2 में जितना कोस्टल एरियाज में डिटेल्ड है क्या उतना ही है. और जो कोर्स ऑफ रिवर गंगा है उसको आपको देखने बोला है. सी हाउ इट इज शोन. Why do you think there is difference in the level of detail and accuracy between coastal and inland areas of this map? Coastal areas में ज्यादा accuracy है और inland में कम है, ऐसा क्यों है या इस तरह का डिफरेंस क्यों है? तो इसको समझते हैं कि डिफरेंसेस इसलिए था इसलिए था क्योंकि जो कोस्टल एरिया है वो उस कोस्टल एरिया में जब कोई वॉयजेस पे निकल रहे थे तब उन लोग उसी रूट से ट्रैवल करते थे. तो जिस रूट से ट्रैवल करते हैं तो उस रूट की एक एक बारीकियां हमको पता होती है, जबकि जहाँ पे हम जाते नहीं है वहां का हमको ओवरव्यू पता होता है. जैसे आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो आप उस रास्ते को डेली देखते हैं तो आपको कहाँ पे टर्न है, कहाँ पे कितनी गलियां हैं, कौन सा दुकान है, कौन से आइटम्स वहां पे सेल आउट होते हैं, ये सब आपको पता होगा. पर अगर किसी फ्रेंड का घर का डायरेक्शन देखोगे तो आपको उसका एरिया पता हो सकता है पर उतना डिटेल नहीं होगा. तो ये जो मैप 2 बना है वो सब वॉयजेस के लिए बना था, इसीलिए कोस्टल एरियाज पे ही ज्यादा डिटेलिंग है और इनलैंड मैप में डिटेलिंग थोड़ी कम है. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में हमने पढ़ा हिंदुस्तान, जो मिन्हाज ए सिराज ने 13 सेंचुरीज में एरिया बताया था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश. फिर 16th सेंचुरी ने बाबू इंडिया को एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा और अभी के डेट पे हिंदुस्तान पूरा एक नेशन है. वैसे ही और एक वर्ड यूज किया गया था जो उसको हम फॉरेनर पढ़े हैं, परदेसी या फिर अजनबी. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड देयर चेंजेस. इसमें आता है मैन्युस्क्रिप्ट. पहले में पत्तियों में लिखा जाता था, फिर पेपर आया और उसके बाद उसका आर्चिव्स और लाइब्रेरी में स्टोर होने लगा. फिर चेंजेस हुए मैन्युस्क्रिप्ट में कि वहां पे जब स्क्रिप्ट्स लिख रहे थे तब थोड़े राइटिंग में एरर्स हो रहा था, चेंजेस हो रहा था, जिसके कारण डिफरेंट वर्जन्स आने लगे. फिर आप जो कि कॉन्सेप्शंस जो कि कॉइन्स में और आर्किटेक्चर्स में रहने लगा, जिसको देख के हिस्टोरियंस ने कंफर्म किया कि चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट पार्ट में दिया है वैल्यू ऑफ पेपर. ये क्वेश्चन टाइप का पूछा गया है कि मिडल ऑफ 13th सेंचुरी में स्कॉलर्स जो था उनको कॉपी या बुक चाहिए होता था
वांट टू कॉपी अ बुक, और उसको कॉपी करना है, और उसके पास तब पेपर नहीं था तो वो उसको वॉश करता है, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को उसको सुखाता है, फिर वो लिखता है। फिर बाद में उसने ने देखा कि शॉपकीपर्स जो फूड सेल आउट करते हैं वो भी न्यूज़पेपर में देने लगे। तो क्या ये पेपर बहुत एक्सपेंसिव था कि फिर या क्या अवेलेबल हो गया, क्या इसका किस्सा है? तो जो पेपर है उसकी है वो 13th से 14th सेंचुरी के बीच का एक एग्जाम्पल देखा गया है, और 13th सेंचुरी में ये बहुत एक्सपेंसिव था और बहुत कम मिलता था, और जब 13th सेंचुरी में इसका कॉस्ट ज्यादा था और स्कॉलर्स को मतलब कुछ कॉपी करने के लिए उसके पास पेपर नहीं था, तो वो पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको वॉश करता है, फिर उसको सुखा के रीयूज करता है। तो ये दर्शाता है कि जो पेपर है वो इजीली अवेलेबल नहीं था और लोगों को उसको प्रिजर्व करके रीयूज करने का जरूरत पड़ता था। फिर जैसे 14th सेंचुरी में आ गए तो जो पेपर है वो बहुत सस्ता होने लगा, इजीली अवेलेबल होने लगा, इसीलिए शॉपकीपर्स भी अपने फूड आइटम्स को पेपर में रैप करने लगे। पर हमको पता है कि न्यू पेपर जो है वो पेड़ काटने से बनता है, इसीलिए हमको मिनिमम पेपर लॉस है। तो ये मतलब एक सेंचुरी में ये पेपर बहुत इजीली अवेलेबल होने लगा। तो कंपैरिजन क्या करने बोला था कि व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव, पेपर कब ज्यादा एक्सपेंसिव था? 13th में, और फिर 14th में वो बहुत सस्ता भी होने लगा, इजीली अवेलेबल होने लगा, और फूड रैपिंग में भी यूज होने लगा। Why did paper become cheaper over time? क्योंकि जब प्रोडक्शन बनने लगा उसका टेक्निक इम्प्रूव होने लगा और ग्रोथ भी बनने लगा। जब आप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक एक दिन में जैसे आप में इम्प्रूवमेंट होता है वैसे वैसे ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर दिन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। उसी तरह से टेक्नोलॉजिकली पहले के पेपर से धीरे धीरे पेपर में इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि पेपर जो है वो 13th सेंचुरी में ज्यादा खर्चीला था, ज्यादा एक्सपेंसिव था, जबकि 14th सेंचुरी में उसका कॉस्ट कम होने लगा, जो शो करता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन हो रहा है। ये टेक्निक ही है जो इम्प्रूव हो रहा है, जिसके कारण इस तरह से हमको इजीली पेपर्स होने लगे। अब कुछ इस दोनों टॉपिक में से हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, आप अपने कॉपी में इसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस के साथ आंसर को भी डील करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज टू स्टडी द पास्ट? हिस्टोरियंस कौन सा क्या क्या चीजें यूज करते थे पास्ट को पढ़ने के लिए? तो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, अभी जो हमने पढ़ा है उससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हिस्टोरियंस जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन या आर्किटेक्चर को यूज करते थे पास्ट और डेवलपमेंट को पता करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चंस को विद आंसर्स नोट कर सकते हैं ताकि आपका एक छोटा मोटा नोट्स भी बनते जाए। हाउ डिड द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर टाइम? कैसे हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग चेंज होने लगा? तो आपने अभी पढ़ा है कि ये 13th सेंचुरी में मिन्हाज के द्वारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत को बोला गया। 16th सेंचुरी में बाबर के द्वारा ये इंडिया का सब कॉन्टिनेंट हो गया, और मॉडर्न में इंडिया एज अ कंट्री होने लगा। तो आपको ये तीन इंपॉर्टेंट लिखना है, एक 13th सेंचुरी लिखना है और एक 16th सेंचुरी में क्या हुआ और अभी मॉडर्न में क्या हो रहा है, या मॉडर्न में हम इंडिया को एज अ कंट्री बोलते हैं, ये आपको फाइनली कंक्लूड करना है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान वर्ड का अलग अलग सेंचुरी में मीनिंग चेंज होने लगा। How did Minhaj use the term हिंदुस्तान in the 13th century? अभी हमने देखा कि मिन्हाज जो है वो कौन सा एरिया, दिल्ली सल्तनत, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एरिया ले रहा था। बाबर ने हिंदुस्तान में क्या कहा? बाबर ने हिंदुस्तान में रेफर किया जो कि एंटायर सब कॉन्टिनेंट था, इंक्लूडिंग बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इंडिया। How do historians find different versions of the same historical context? हिस्टोरियंस को सेम डिफरेंट वर्जन्स कैसे मिलने लगे? क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट्स होने लगा जो कि मैन्युस्क्रिप्ट था, जो कि कॉपीड था।
तो कॉपीड में अगर कहीं पे भी छोटी मोटी गलतियां हो रही थी तो वो दोनों ही अलग हो रहे थे, तो इसीलिए अलग अलग वर्जन्स सेम टेक्स्ट का ही हिस्टोरियंस को मिलने लगा। What are manuscripts? How are they preserved? मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि पाम्स में या पेपर में लिखा जा रहा था और इसको आर्चिव्स, लाइब्रेरीज या टेम्पल्स में स्टोर किया जाता था। What problem did scripts face while copying manuscript? स्क्रिप्ट में क्या हो रहा था कि मिसरेड वर्ड्स जो था, स्किप लाइन्स हो रहा था, अगर लाइन ही समझ में नहीं आई तो उसको स्किप कर रहे थे और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे थे जिसके कारण वो वर्जन चेंज हो रहा था और ये प्रॉब्लम्स हिस्टोरिकल टेक्स्ट में आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन इन स्टडिंग हिस्ट्री? हिस्ट्री में कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन क्या बता रहा था? कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन आपको बताता है कि ट्रेड, इकोनॉमी और रूलर ऑफ द पास्ट, मोस्टली कॉइन्स में जो राजा महाराजा है उनके नक्शे बने रहते थे, उनका फेस बना रहता था। इंस्क्रिप्शंस में कौन सा राजा है, कहाँ पे युद्ध हुआ, कौन वहां पे रूलर था, ये सब आपको समझ में आता था। Why is the study of architecture used for understanding history? आर्किटेक्चर्स जो टेम्पल, मॉस्क या फोर्ट्स में हिस्टोरियंस बना के गए हैं उसमें जो नक्काशी था वो अलग अलग कल्चर को शो करता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो शो कर रहा है, और रिलीजियस जैसे एक अगर कोई टेम्पल है तो उसमें जो डिजाइन्स है वो मॉस्क के डिजाइन से नहीं मैच करेगा। टेम्पल्स में जो टेक्निक्स यूज हो रही थी वो भी हो सकता है कि अगर दूसरे कारपेंटर्स है तो वो भी टेक्निक भी हो सकती है चेंज हो जाए। मॉस्क में जो काम होता है वो काफी बारीक होने लगा, टेम्पल्स में भी फिर बारीक काम होने लगे। तो इस तरह से आर्किटेक्चर्स को आप देख के समझ सकते हैं कि ये कौन से रिलीजियस का या कौन से एरा का या कौन से सेंचुरी का वर्क है। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बिल्कुल स्टडी करिएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इस क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करूंगी। तो होप्सो कि आपको हिस्ट्री का जो फर्स्ट 2-3 पेजेस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही क्वेश्चंस के आंसर्स आप नोट करते जाइए ताकि आपका नोट्स भी साथ साथ में बनता जाए। थैंक यू, हैप्पी स्टडिंग।